तो वीडियो अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी आपको उसका अपडेट मिलता रहे और उसको भी आप देख पाएँ। आगे बढ़ेंगे विद्युत सुरक्षा के नियम। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। ये कुछ नियम है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएंगे, इसके सुरक्षा के नियम है, इन नियमों को फॉलो करना है आपको। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी आग, जो बिजली से रिलेटेड कोई भी सामान है, लाइव उसमें फील्ड लगा हुआ वो लाइन में, तो उसमें लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पानी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको शॉक लग सकता है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना है। ये स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए। नंबर 2 पढ़ेंगे हम। मेन स्विच ऑपरेटर के पास में लगा होना चाहिए, जहाँ पर ऑपरेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन स्विच ऑपरेटर के पास में लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेन स्विच को ऑफ कर दें और ज़्यादा उसको नुकसान ना हो, कोई भी मशीन को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अर्थिंग करना आवश्यक है, क्योंकि अर्थिंग करने से क्या होगा, अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक अगर करंट उसमें से मशीन में आ भी जाती है तो अर्थिंग के जरिए वो अर्थिंग, जिस वायर से हम अर्थिंग कर रहे हैं उस वायर के जरिए वो अर्थ में चली जाए और हम अगर उस मशीन को टच करते हैं तो हमें शॉक ना लगे, करंट ना लगे। उस करंट से बचने के लिए हमें मशीनों को अर्थिंग करना चाहिए। नंबर 4 है, काम करते समय कोई खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत ठीक कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 दिन ऐसे ही रुक रुक के चल रहे तो ऐसे उसको यूज़ करें, तो वो नुकसानदायक है, हमें चोट मार सकती है, हमें हमारे लिए वो सही नहीं है चीज़ें। तो ये ध्यान रखना कि मशीन अगर कोई भी ख़राब हो रखी है या रुक रुक के चल रही है तो उसको तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में ये क्वेश्चन आ गए, थोड़ा एक क्वेश्चन को देखते हैं अभी। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्रीवियस क्वेश्चन है, इनको हल्के में न लें। और ये सिर्फ PDF के अगर हैंड रिटन नोट्स है तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज टेस्ट से ही मैंने ये नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं तो आगामी क्वेश्चन आगामी एग्जामों में भी वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, और या हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हमें हेल्प मिल जाती है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? तो ये मैंने बनाया हुआ है, ये शूज़ का सेफ्टी शूज़ है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन है दिया हुआ है? मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन, प्रोहिबिशन साइन और वार्निंग साइन। तो ये कौन सा है? मैंडेटरी साइन है कि हमें शूज़ पहनना ही पहनना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? बताओ जरा, आपको पढ़ा आपने ये अभी? एक सेकंड, हाँ यहाँ पे चित्र में देखा गया चिन्ह किस वर्ग में आता है, ये आ गया। इसका उत्तर है प्रोहिबिशन साइन। इसमें ये दर्शाया गया कि ये आग लगी हुई है और पानी से आग बुझाते हुए उसके ऊपर प्रोहिबिशन का साइन है कि आपको ये आग पानी से नहीं बुझाना है। डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क चला हुआ है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में आग लगी हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आपको बताया गया कि पानी का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये और कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं।
यहाँ से निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो आगे अभी हम 5S प्रणाली पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर। पहले ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए है साइन, शॉर्ट, सी है स्वैप या सस्टेन। तो यहाँ देखेंगे कि साइन, शॉर्ट और सस्टेन ये तीनों है जो 5S का भाग है, और जो स्वैप है वो स्वैप 5S से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा उत्तर स्वैप हो जाएगा। यहाँ यही पूछा गया कि कौन सा भाग नहीं है। चलो अभी पढ़ाते हैं कि 5S क्या है, 5S कंसेप्ट पढ़ाते हैं। ये जापानी वर्ड से लिया गया है 5S कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि 5S का मतलब क्या है और ये कैसे यूज़ किया जाता है हमारे फील्ड में, और कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी पढ़ाएंगे। 5S में 5 S है जिसका अलग अलग अर्थ है और अलग अलग यूज है। तो अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट S है, उसका मतलब है शॉर्ट, छटनी या प्रायोरिटी, ठीक है। हमें ये देखना है कि कौन सा काम हमें करना है, और या कोई भी छटनी का मतलब ये भी या ये बनता है यहाँ पे कि हमारी चीज़, हमारे काम की चीज़ कौन सी है और हमारे काम की चीज़ कौन सी नहीं है। जो भी हमारे काम की चीज़ें हम हमारी टेबल पर रखी है उनको वहीं पे सॉर्ट कर देना है, वहीं पे रख देना है। और जो हमारे अभी आने वाले टाइम में जो काम में नहीं आएगी या करंट में कोई चीज़ हमारे काम में नहीं आ रही है तो उनको हमारी टेबल से हटा देना है, ठीक है। उनको अलग रख देना है या बाहर कर देना हमारे काम की लिस्ट से, ठीक है। शॉर्ट का मतलब यही हो गया, जो भी हमारे काम की चीज़ है उनको हमारे पास रख लेना, और जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उनको वहाँ से हटा देना है। नंबर 2 है यहाँ पे सेट इन ऑर्डर, ठीक है। जो हमने चीज़ें लगाई है हमारे टेबल पे या हमारे आसपास वर्क प्लेस पे कि कौन सी हमारे काम की चीज़ है, तो उनको ऑर्डर में लगाना कि कौन सी चीज़ पहले काम आएगी और कौन सी बाद में आएगी, या ऐसे मान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होएगी। जैसे रिमोट है, टीवी के पास में एक अलग से बॉक्स बना देना कि ये उधर के लिए यूज़ होता है, यूज़ करने के बाद उसके वहीं पर रखना है बाद में भी, ठीक है। ऐसे करके हर एक चीज़ को अपनी एक प्लेस डिसाइड कर देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। नंबर 3 है साइन। साइन का मतलब है साफ सफाई होनी चाहिए हमारे वर्क प्लेस में, हम जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 हो गया। जो तीसरा ऐसा, ये ऐसे ही सीरियल वाइज ही याद करना है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 5S कंसेप्ट में सेकंड एस का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन में आ जाएगा शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है, स्टैंडर्ड है। तो आपको सेकंड एस में क्या दिखाया गया है यहाँ पे, सेट इन ऑर्डर, तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड एस का मतलब है सेट इन ऑर्डर, कर्म में व्यवस्थित करना। थर्ड पढ़ लिया हमने साइन की साफ सफाई रखनी है अच्छे से। नंबर 4 है स्टैंडर्डाइज, ठीक है। जो भी हम पहले जो 3 चीज़ें पढ़ी है, शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है, ये एक स्टैंडर्ड तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में कोई काम हो रहा है, सफाई कर रही है तो कोई चीज़ें कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए और अच्छे तरीके से वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब यही है, एक मानकीकरण तरीके से। ऊपर की जो 3 शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है और साइन है, वो तीनों अच्छे तरीके से होना चाहिए। सस्टेन का मतलब है ये चीज़ें कायम रखनी है, रेगुलर करनी है, और हमें ये चीज़ें देखनी है कि वो चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई नियम बना के छोड़ दिया, उसको कभी मन कर रहा है तो फॉलो कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सस्टेन का मतलब यहाँ पे यही है कि उसको रेगुलर जो भी चीज़ें की हैं हमने, ऊपर की जो 3 चीज़ें की है उनको रेगुलर करना है। अगर नहीं कोई भी चीज़ें रेगुलर हो रही तो उसके ऊपर फाइन कर देना है, ठीक है। फाइन करने का मतलब यही है ताकि अगर कोई चीज़ें सीधे से नहीं मान रहा है उसको वो चीज़ें प्रोहिबिटेड बना देनी है ताकि वो चीज़ें फॉलो और अच्छे से काम हो, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया भी गया है कि 5S अवधारणा में दूसरा चरण का क्या अर्थ है, ठीक है। तो दूसरा चरण का मतलब कि सेकंड एस का मतलब पूछ रखा है यहाँ पे। तो क्या अर्थ है सेकंड एस का दूसरा चरण में, सेट इन ऑर्डर।
सेट इन ऑर्डर, या ऑप्शन में सेट इन ऑर्डर नहीं दिया गया, तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी तो वही है, ठीक है। एक चीज़ है सेट इन ऑर्डर, या ऑर्डर में सेट करना, या सिस्टमेटिक अरेंज करना, सिस्टम एक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ऐड करना, ये सेकंड का ही उदाहरण है। अभी आगे पढ़ेंगे। सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होगा? इसका उत्तर आ जाएगा 1 किलो ओम, ठीक है। 1 किलो ओम, या 1 किलो ओम इज इक्वल टू होता है 1000 ओम के, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आपको, जो भी सामान्य उम्र का या स्वस्थ व्यक्ति है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 किलो ओम या 1000 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। कौन दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया है जल्दबाजी में काम करना, ऑप्शन बी दिया गया पुराने नियमों को स्वीकार करना, ऑप्शन सी दिया गया पुराने नियमों का पालन करना, और ऑप्शन डी क्या है दिया गया है मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी होएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुराने नियमों का स्वीकार करना या पुराने नियमों का पालन करके हम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया गया है ना कि दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। जल्दबाजी में काम करके तो दुर्घटना से नहीं बच सकते, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और पुराने नियमों का पालन करके भी हम दुर्घटना से नहीं बच सकते। हो सकता है पुराने नियम बहुत पुराने और वो अभी कुछ नई चेंज की जरूरत हो, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी गलत हो गया। तो उत्तर डी सही हो गया कि मशीन के सुरक्षा नियमों को पालन करना है। आगे क्वेश्चन है, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? पर्यावरण प्रभाव के कारण होती है, जल प्रदूषण के कारण होती है, मशीन की गलती के कारण होती है, या वायु प्रदूषण के कारण होती है? दुर्घटनाओं का देख जल प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, वायु प्रदूषण से कोई इफेक्ट नहीं कर रही, कोई भी एक्सीडेंट वायु प्रदूषण से हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और पर्यावरण प्रभाव से भी मतलब ये भी एक कारण नहीं है दुर्घटना का। तो यहाँ एक्यूरेट आंसर सी होगा कि मशीन में कोई फॉल्ट है या कोई मतलब खराबी है या मशीन की गलती है, तो इसकी वजह से दुर्घटना का ये कारण हो सकता है। आगे है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फायर का देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में अगर आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करना है, पानी का, सूखा बालू का, कार्बन पाउडर का, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फायर को आग बुझाने के लिए सूखा बालू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का तो यूज़ करेंगे नहीं, कार्बन पाउडर का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सूखा बालू जो रेत दिया हुआ है ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, व्हाई सैंड इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ वाटर टू पुट आउट इलेक्ट्रिक फायर। यहाँ क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने में पानी के बजाय बालू का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे कि वाटर कैन कोज एक्सप्लोजन, वाटर डज नॉट हैव चार्ज कैरियर, सैंड हैज चार्ज कैरियर्स, सैंड डज नॉट हैव चार्ज कैरियर्स। तो हिंदी में बताते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक फायर है उसको बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करते हैं और बालू का यूज़ करते हैं। तो बालू का ही यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया वाटर कैन कोज एक्सप्लोजन, की पानी से विस्फोट हो सकता है। इसको छोड़िए, अभी बी पढ़ते हैं, वाटर डज नॉट हैव चार्ज कैरियर्स के, लेकिन ये तो गलत दिया हुआ है। वाटर के पास तो चार्ज कैरियर का प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होएगा। सैंड हैज़ चार्ज कैरियर्स, सैंड के पास चार्ज कैरियर नहीं होता, ठीक है। चार्ज कैरियर मतलब उसको इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होती सैंड। सैंड डज नॉट हैव, बहुत पढ़ेंगे, सैंड डज नॉट हैव चार्ज कैरियर। तो डी यहाँ हो गया कि
जो बालू है उसके पास चार्ज कैरियर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देती। तो ये एपोप्रेट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि उसके सैंड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक को प्रवाह करने का प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अपने में से इलेक्ट्रिक नहीं बहने दे, अपने में से इलेक्ट्रिक नहीं जाने देगी और आग भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हम सैंड का यूज़ करते हैं, जबकि पानी का इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा रहता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग, बैकग्राउंड कलर पूछा गया है यहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह का। इंफॉर्मेशन साइन, बताओ आपको पढ़ाया गया है क्या होता है। इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी चीज़ को सूचना दी जाती है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा होता है। जैसे हॉस्पिटल कहाँ है, पानी की टंकी कहाँ पे है, या डॉक्टर कहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे है, तो उसका जो उसकी आकृति होती है वो रेक्टेंगल होती है, और बैकग्राउंड ग्रीन कलर होता है, और जो उसका चित्र होता है वो वाइट होता है। ध्यान रखना है ये चीज़ें आपको। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उसका जो बैकग्राउंड हो गया हरा हो गया। ISO स्टैंडर्ड फॉर, एक बार चेक कर लेते हैं हम कितने बचे हैं। चलो थोड़े ही बचे, चलो इसको कर लेते हैं आज कंप्लीट। ISO स्टैंडर्ड्स फॉर, या ISO का तात्पर्य है, इसका आंसर बताना कि ISO का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, या फोर्थ दिया हुआ है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ISO का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होएगा, आई का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल होएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्यूरेट आंसर बी होएगा हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर इंडियन दिया तो आई देख के इंडियन नहीं कर देना है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करनी है यहाँ पे। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है पीछे भी, और आगे भी आने के इसके चांस है। और भी दिया हुआ है, ये ISI की फुल फॉर्म दी हुई है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और BIS की फुल फॉर्म दी हुई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद कर लेनी है, इसी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। आगे हो सकता है कि ISI की फुल फॉर्म पूछ ले, BIS की फुल फॉर्म पूछ ले। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, मशीन सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, या सड़क सुरक्षा। ठीक है, व्यवसाय में सड़क सुरक्षा है, जो ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा का ये हम पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया जैसे कि निम्नलिखित में से सुरक्षा कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, तो ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है सड़क सुरक्षा। और बाकी तीन हैं कि व्यावसायिक जो भी हम जहाँ पे काम करते हैं, मशीन की सुरक्षा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, शारीरिक सुरक्षा भी, और जो भी कार्य करते हैं उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आगे है, देखना। नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, बी है किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, सी है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, और डी है उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाकू से तो तार नहीं काटनी है, चाकू से तो क्या पता वो इंसुलेटेड है कि नहीं है, उससे तो करंट लग सकता है, चाकू क्योंकि मेटल का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हम मेन स्विच को बंद कर देना, यही एक
अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि धक्का देकर ये बाद की चीज़ें है, पहले हमें कोशिश करेंगे मेन स्विच को बंद कर दें। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। एच डब्ल्यू जी इज यूज टू मेजर। एच डब्ल्यू जी होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए होता है, इंसुलेशन को मापने के लिए होता है, या सभी को मापने के लिए होता है? दिखाएंगे अभी एच डब्ल्यू जी क्या होता है। यहाँ पे पहले आंसर देख लो आप। ये एच डब्ल्यू जी होता है जो ये डायमीटर, व्यास को मेजर करने के लिए, व्यास को मापने के लिए होता है। ये जैसे हम आगे वाइंडिंग करेंगे, कहीं भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग, मोटर वगैरह की वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें तांबे वगैरह की तार होती है, तो उसको उसके डायमीटर वो कितनी की तार है उसको मापने के लिए एच डब्ल्यू जी का यूज़ किया जाता है। और उसको मापने के लिए का मतलब उसका डायमीटर ही मापते हैं, उसके डायमीटर से उसको डिसाइड करते हैं कि वो कितनी की वायर है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए है, डायमीटर को मापने के लिए एच डब्ल्यू जी का यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म देख लेना इसकी, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये कैसा होता है आपने देखा भी होगा, फिर भी आपको हम दिखा देते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये पूरा होता है, ठीक है, गोल होता है ऐसे ही कि यहाँ पे जितना ज़्यादा एच डब्ल्यू जी की वैल्यू होएगी उतनी ही कम की वायर होगी। ठीक है, एच डब्ल्यू जी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के। जैसे कि एक एच डब्ल्यू जी की वायर होगी वो इतनी मोटी होगी, उसका एच डब्ल्यू जी की वैल्यू 1 है तो डायमीटर ऑफ वायर बहुत ज़्यादा होएगा। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें मतलब एक ही एच डब्ल्यू जी की वायर मतलब 1 से शुरू होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एच डब्ल्यू जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 36। ठीक है, तो 36 वैल्यू के स्टैंडर्ड वायर मतलब एच डब्ल्यू जी पे, तो क्वेश्चन आगे देखेंगे आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि 36 जो एच डब्ल्यू जी है उस पर सबसे पतली वायर होएगी जो हम वाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज विल हैव हाईएस्ट करंट। ठीक है, ये एच डब्ल्यू जी की वैल्यू दी गई है, इसमें ये पूछा गया कि किस में से सबसे ज़्यादा करंट गुजरेगा। 18 एच डब्ल्यू जी में, 20 में, 26 में या 30 में। मैं यही बताना चाह रहा था, आपको अभी समझ में आएगा इस चीज़ को। ठीक है, कि जो 18 एच डब्ल्यू जी है ना, 18 एच डब्ल्यू जी और 20 एच डब्ल्यू जी में से 18 एच डब्ल्यू जी की वायर मोटी होएगी, और जिसका मोटी होगी तो उसका जो व्यास होगा वो ज़्यादा होएगा। व्यास ज़्यादा होगा तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो देखो आगे ये समझाया गया है कि डायमीटर ज़्यादा होगा, एच डब्ल्यू जी कम होगा, जैसे 18 हो गया तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से एरिया ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा गुजरेगी उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया कि करंट किस में से ज़्यादा गुजरेगी, तो जिसका एच डब्ल्यू जी वैल्यू कम होगी उसमें से सबसे ज़्यादा करंट गुजरेगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगी। ये याद रखना आपको। करंट फ्लोइंग इन वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, यहाँ आर की वैल्यू दी गई है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे एल लेंथ ऑफ वायर होगी, रो होगी एक इंस्टेंट रेजिस्टिविटी होगी, और ए होगी एरिया। एरिया का भी यहाँ फॉर्मूला इसलिए दिया गया है क्योंकि एरिया में ये आर आ गया ना हमारा, तो इसलिए ये याद रखना है। ये तो वैसे याद भी होगा सबको। एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से मापा जा सकता है? एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? हमें अभी पढ़ा भी है, वायर गेज के लिए, रिंग गेज के लिए, थ्रेड गेज के लिए किसके द्वारा मापा जाता है? वायर गेज के द्वारा। ठीक है, डायमीटर पूछा गया है यहाँ, किसके द्वारा मापा जाता है? ये सेम वही आ गया, हमने अभी ये कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। कंपेयर टू 16 एच डब्ल्यू जी वायर 8 एच डब्ल्यू जी वायर इज। जो
8 वैल्यू का स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 16 SWG वायर गेज की तुलना में क्या होगा। तो यहाँ पे 16 की तुलना में 8 SWG की वायर पूछा है, मोटा होगा, पतला होगा, इक्वल होगा या नन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको पता है कि जितना स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू कम होगी तो उसकी वायर की मोटाई उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थिक आंसर आएगा क्योंकि 8 है, 8 SWG है वो 16 SWG से वैल्यू कम है, और जितनी वैल्यू कम होगी वायर उतनी ही मोटी होएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही है, काफ़ी लंबी क्लास भी होगी, तो मैंने कोशिश किया कि जितना आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए उतना, मतलब उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराया जाए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जो भी कंटेंट है वो अच्छे से याद हो जाए, आपको पता